अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल 11 रबीउल सानी 1446 हिजरी अक्टूबर की 15 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। देर से प्रोग्राम आगाज करने पे शदीद माजरत ख्वाह हूँ, इंशाल्लाह अब बेहतरी नजर आएगी आपको। लेकिन बहरहाल चलें जी, आप सुन रहे थे अमानत अली की आवाज में, इनफैक्ट मेरे बैकग्राउंड में भी ये गाना चल रहा है, आयशा, जो कि ओरिजिनली आप जानते हैं खालिद का गाना था, दीदी वाला खालिद, रिमेंबर। और वैसे इसके गाने की बड़ी कॉपियां हुई हैं पाकिस्तान में ना। सज्जाद भाई ने तो पूरी एल्बम लॉन्च कर दी थी बेबिया के नाम से इसके खालिद के एक गाने पे, और ये तो कोक स्टूडियो का बाय द वे ये गाना बनाया गया था। मुझे वाकई समझ में नहीं आया इसकी वजह क्या थी, बिकॉज इतना अच्छा चरबा ये था नहीं। लेकिन खैर इसका ओरिजिनल गाना कभी आपने सुना हो, आयशा एक हूं था मुआ, तो जरूर सुनिएगा। और बहरहाल चलें जी, उम्मीद करता सब खैरियत से होंगे, इस वक्त आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। और इट्स स्टिल नॉट ब्राइट अ मॉर्निंग हेयर इन कराची, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कराची में जो कल अलग सुबह से, बल्कि कहना चाहिए परसों रात से जो बादल छाए हुए थे, एज वी स्पीक राइट नाउ वो छटते हुए नजर आ रहे हैं। बिकॉज आधे आसमान पे बादल हैं और आधा आसमान जो है वो इस वक्त बिल्कुल नीले रंग का साफ क्लियर सा आसमान लग रहा है। तो इसका मतलब अब से थोड़ी देर बाद जो है वो धूप निकल जाएगी काफी ज्यादा, और गर्मी भी जो है आज कराची में वापस हो जाएगी। कल बहुत खूबसूरत मौसम था पूरे दिन, येस द ह्यूमिडिटी वाज हाई एंड ऑल एंड स्टफ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत फुहार वगैरह कहीं ना कहीं बूंदाबांदी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हो रही थी। यानी कल गाड़ी चलाते हुए चश्मा लगाने की जरूरत नहीं हो रही थी, यानी सूरज की तपिश ही नहीं थी कल। तो वन ऑफ दोज रेयर, वेरी रेयर क्लाउडी डेज इन अक्टूबर, बट बहरहाल टुडे इट विल बी बैक टू द सेम ओल्ड टुडे। सो चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आपको जो है वो ट्वीट करना पड़ेगा विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप जो है वो मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लें, द सनराइजर्स कम्युनिटी। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने आज का मैसेज ऑफ द डे जो है वो लगा दिया है, जिसमें ऑलरेडी आप लोग जो है उन्होंने अपना मैसेज लिखना शुरू कर दिया है। सो थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू गाइज। और जल्दी से आप लोगों के अभी तक के मैसेजेस पर नजर डालते हैं। और कौन है भाई आज का पहला मैसेज, किसकी तरफ से आया है हमारे पास? अमेजिंग प्रोग्रेस, ओके जी। अताउर रहमान साहब स्टिल ऑस्ट्रक बाय स्पेस एक्स, कल भी उन्होंने ट्वीट किए थे, उसके हवाले से आज भी उन्होंने किया, और ऑलरेडी जो है वो हम बात कर चुके हैं जी। स्पेस एक्स बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, और कहना चाहिए कि अगर इस वक्त इलॉन मस्क का वाकई कोई इनिशिएटिव जिसके बारे में, उसका कोई एक स्टार्टअप जिसके बारे में वाकई आप कह सकते हैं कि कोई बड़ा तबाही काम कर रहा है, तो दैट इज स्पेस एक्स। हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने कोई ना कोई बड़ी जिद्दत की खबर जो है उसके हवाले से सुनने को मिलती है। सो वेल डन सर, ग्रेट। आदिल कमर साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। My 7-year-old son reminded me yesterday about his birthday. He became sad when I told him he's not going to play today. The reason he thought of not playing because it's his birthday. So, अच्छा, मैं जरा ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अदील कमर के साहबजादे अपने आप को पाकिस्तान क्रिकेट का बेहतरीन बैटर समझते हैं, और अच्छा ठीक है, about his birthday. He became sad when I told him he's not going. अच्छा, ये क्या बाबर आजम की बात हो रही है? किसकी? ओ अच्छा, आपने नीचे हैशटैग बाबर आजम, यार इतने एंड में लिखा हुआ है, समझा कि शायद बच्चे को आपने खुश किया हुआ कि बेटा तू पाकिस्तान के लिए खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी क्या हुआ, खेलेगा तू, उस्मान ख्वाजा नहीं बनेगा पाकिस्तान। तो बाबर आजम, हैप्पी बर्थडे। या बाबर आजम आई थिंक विल बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे विद हिज फैमिली टुडे, रादर देन आज वो मुल्तान में जो है वो परेशान होते, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड का हिस्सा बनते। पता नहीं परेशान भी अब होते होंगे बाबर आजम या नहीं, अपनी खराब कारकर्दगी या टीम की खराब कारकर्दगी पे। लेकिन बहरहाल चलें जी, ही विल गेट टू स्पेंड टाइम विद हिज लव्ड वंस, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट ही डेस्परेटली वांट। एंड आई थिंक वन थिंग दैट बाबर शुड डू इज हायर अ प्राइवेट कोच। थोड़ा सा अपना ईगो जो बाबर का बहुत ही माउंट एवरेस्ट पे पहुंचा हुआ है, उसको जरा थोड़ा सा नीचे ब्रॉड पीक पे ले आए, और ब्रॉड पीक पे अपने ईगो को ला के जरा कोई अच्छा सा कोच हायर करें हु कैन वर्क ऑन हिज टेक्निक एंड ऑल, समथिंग लाइक शान मसूद डिड, and that really helped in Shan Masood's career as well. So I really hope बाबर, ये जो वक्त इनको टाइम ऑफ मिलेगा
इसको वो प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करेंगे. ऑफ कोर्स ही हैज वन ऑप्शन दैट ही कैन गो, वो जाके जो है वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल सकते हैं, जिसका आगाज ऑफ कोर्स अगले हफ्ते से होने को है. दूसरा ये कि एक प्राइवेट कोचिंग जो है वो ले सकते हैं. मे बी ही कैन मूव टू साउथ अफ्रीका, ही कैन मूव टू ऑस्ट्रेलिया समवेयर. पैसा बहुत है बाबर के पास. कोई अच्छा सा प्राइवेट कोच मैथ्यू हेडन को हायर कर ले और बोले Fido, I want to work on my technique. नहीं, बाबर तो ऐसी इंग्लिश ना बोले, इस एक्सेंट में इंग्लिश ना बोले. लेकिन बहरहाल चले, हैप्पी बर्थडे बाबर आजम. चलें जी. मछली खाने से बच्चों की जहानत पर मुस्बत असर पड़ता है, माहिरीन सेहत. चलें जी, दैट इज ग्रेट. अताउर रहमान साहब ने हमारे साथ ये खबर जो है वो शेयर की. और इसके अलावा फहीम ब्रो का मैसेज आया है. आपने सूरह आराफ की आयत नंबर 199 हमारे साथ शेयर की है. दरगुजर करो, नेकी का हुक्म दो करो और अच्छा, दरगुजर करो, नेकी का हुक्म दो और जाहिलों से ना उलझो. वाह, क्या बात की है. कितना वक्त हम दिन में जाया करते हैं जाहिलों के साथ उलझ के. तो अल्लाह ताला ने भी हमको ये बात जो है ना वो बता दी है सूरह आराफ में कि जाहिलों के साथ जो है ना उलझो, बिकॉज वक्त जाया होना है. तो चलें जी, जवेद साहब ने खबर शेयर की है. और इंडिया और कनाडा के दरमियान जो है वो, अगर आपको लग रहा था कि ये जो एक डिप्लोमेटिक राव पिछले साल से शुरू हुआ था वो इस वक्त दब चुका है, तो कल उसमें एक मेजर टाइम एस्केलेशन आई है. उसके हवाले से हम बात करेंगे प्रोग्राम में. आपने ये खबर भी शेयर की है. एंड गूगल गोज टू न्यूक्लियर पावर, गूगल गोज न्यूक्लियर टू पावर इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्बिशन. ये क्या खबर है, ये मैं आपको अभी बताता हूं. हाँ जी, ये खबर ये है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, आपको पता है कि इसको पावर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती है. क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखें ना यार, आप चैट जीपीटी में जाते हैं, उसको कोई मुश्किल सा कोई सवाल पूछ के दे देते हैं और एकदम टक 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 करके चैट जीपीटी जो है ना वो उसका जवाब जो है वो आना शुरू हो जाता है कि आपको अक्सर जो है ना वो उसको रोकना पड़ता है. स्टॉप जनरेटिंग चैट जीपीटी प्लीज. सो अब ये इतनी तेजी से, यानी वो डेटा गैदर करके अपनी लार्ज लैंग्वेज मॉडल में जो डेटा पड़ा हुआ है उससे आंसर जनरेट करके आपको देना, ऑफ कोर्स दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ systems at the back end, sophisticated systems working very fast and stuff, और GPUs और लाखों GPUs चल रहे होते हैं, simultaneous processing and all and stuff. तो इसके लिए पावर बहुत चाहिए होती है, इसके लिए ताकत बहुत चाहिए होती है. इनफैक्ट जो डेटा सेंटर्स वगैरह होते हैं इनके लिए भी बहुत पावर चाहिए होती है. तो गूगल और ये जो बाकी बड़ी कंपनियां हैं एआई की, इन पे जो है वो इल्जाम लगाया जाता है कि आपके जो ये एआई एम्बिशंस हैं इसकी वजह से आप जिस किस्म की पावर सोर्सेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी बिजली जहां से पैदा हो रही है वो ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, और ये जो एआई है इट्स नॉट इको फ्रेंडली. तो गूगल ने अब इसका एक सोल्यूशन निकाला है, और गूगल ने जो इसका सोल्यूशन निकाला है वो ये है दैट दे हैव मूव टू न्यूक्लियर पावर. यानी अब वो न्यूक्लियर पावर के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाएंगे एक स्टार्टअप कंपनी से जिसका नाम कायरोस पावर है. और जिसे कहते हैं कि ये फौरन नहीं होना, या अगले 10 साल में ये कोई कहानी होनी है, लेकिन उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म एम्बिशंस बेसिकली गूगल ने जो है ना वो बता दिए हैं. तो कायरोस पावर जो है वो न्यूक्लियर प्लांट्स लगाएगी, कोई तकरीबन मेरे ख्याल से 10 न्यूक्लियर प्लांट लगाएगी फॉर गूगल, और उससे जो पैदा होने वाली बिजली है वो उनके जो सिस्टम्स हैं गूगल के उनको पावर किया करेगी, उनको फायर किया करेगी. ठीक है, जो फायर मतलब ताकत जान दे देगी, फायर मतलब जलानी देगी उनको. ठीक है, अब सब आपके जहन में तो ये आएगा कि यार न्यूक्लियर तो बहुत खतरनाक चीज है यार. न्यूक्लियर की रेपुटेशन बहुत खराब है, न्यूक्लियर मोहल्ले का वो बच्चा है जो कि बहुत ज़हीन है, अच्छा ज़हीन बच्चा है, लेकिन बहुत शरारती है. तो उसकी रेपुटेशन जो है ना वो शरारती वाली है कि यार तो वो अब कोई अच्छी बात भी करेगा तो लोग कहेंगे भाई नहीं वो तो बहुत शरीर बच्चा है, नहीं यार वो तो बड़ा ज़हीन बच्चा है. तो अब उसकी जहानत कोई भी मसला हो बड़ा सॉल्व कर देता है. तो न्यूक्लियर भी कोई ऐसी ही टेक्नोलॉजी है. सो न्यूक्लियर एक्चुअली जीरो इमिशन वाली टेक्नोलॉजी है, यानी न्यूक्लियर से बिजली पैदा होती है वो साफ बिजली होती है. यस, देयर इज न्यूक्लियर वेस्ट और उसको ठिकाने लगाना होता है, वो एक डिफरेंट, वो कंपेयर टू द सॉर्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जो कि ये न्यूक्लियर जो कि आपके थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह जो है प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसके मुकाबले में ये काफी कम बुराई वाली चीज है. सो लगता हमें नाम से तो लगता है ऐसा कोई बड़ी खराब चीज होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है. तो अब ये गूगल ने अच्छा काम किया है, तो इन्होंने एक कायरोस पावर के साथ इन्होंने मुआहिदा किया है, और 10 साल में काफी बड़ी तादाद में गूगल की जो प्रोसेसिंग सेंटर्स होंगे एआई के वो न्यूक्लियर पावर से जो है वो चल रहे होंगे. चलें जी, दैट इज ग्रेट. हसान शेख कहते हैं व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट इंस्टॉल्ड इन व्हाइट हाउस इन 1891 प्रेसिडेंट बेंजामिन एंड हिज वाइफ वर अफ्रेड ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन
Because of this new concept, they refused to touch the light switches, so the staff had to turn on and off the light for them. That is very interesting. 1891 में पहली बार व्हाइट हाउस में जो है वो बल्ब लगे थे और उनके प्रेसिडेंट बेंजामिन और उनकी वाइफ जो है वो काफी डरती थी उससे, वो छूती नहीं थी स्विच बोर्ड को. वेरी इंटरेस्टिंग. हसान कहते हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क इज नियरली twice the size of the entire country of Monaco. All right, interesting. न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क भी वैसे बड़ी कमाल जगह है और अल्लाह ताला ने जो है वो मौका दिया जिंदगी में 2-3 दफा जाने का वहां पे, और वाकई बड़ा खूबसूरत पार्क है. और वहां पे जाके घुस के आप जैसे दाखिल होते हैं सेंट्रल पार्क में तो आपको इसका एहसास नहीं होता कि जैसे कि आप कहीं कंक्रीट के जंगल से अचानक कहां आप आ गए हैं. एकदम पुरसुकून सी जगह है यार, क्या बात है. अच्छा जी, दिशान बेग साहब कहते हैं द यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड October 15 एज द वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे टू ऑनर डॉक्टर कलाम्स बर्थडे, रिफ्लेक्टिंग हिज लेगेसी एंड प्रमोटिंग द वैल्यूज ही एडवोकेटेड. अच्छा, वैसे तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे ये, लेकिन चलें कोई बात नहीं. आज डॉक्टर अब्दुल कलाम की जो है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के साबिक सदर, अब्दुल पाकर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, उनकी आज बर्थडे है और उस हवाले से वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जो है वो डिक्लेयर किया गया है. तो बच्चों का आलमी दिन, बस बच्चों के आलमी दिन में क्या करना है ये सारे स्टूडेंट्स वगैरह बैठ के, जो टीचर्स वगैरह बैठ के डिसाइड करें. वैसे तो पाकिस्तान ने, आपने देखा कि कल वर्ल्ड चिल्ड्रंस या स्टूडेंट्स डे जो है मनाया है लाहौर में एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की अच्छी खासी कुट लगा के, और आपने ये भी देख लिया कि जी रियासत ने कितने मजे से अपने हाथ झाड़ लिए हैं. और वही खातून जो अब से कुछ अर्से पहले एक सुपरस्टार बना के प्रेजेंट की गई थी हमारे टेलीविजन पे, वो कल एक बार फिर वीडियो पे नमूदार हुई हैं और उन्होंने आके जो है वो फिर ये आपको बता दिया है कि जी ये तो वाकया हुआ ही नहीं था. कोई 2 मशकूक से आदमी खड़े हुए हैं जो कि मास्क पहने हुए हैं और वो बता ये रहे हैं कि जी हमारे घर की बच्ची का नाम आ रहा है इस पूरे मामले में. कहते हैं कि ये अब हमारी बच्ची का तो सिर्फ टांग टूट गई थी, तो भैया अगर टांग टूट गई थी तो फिर उसकी वीडियो क्यों डिलीट कर दिया स्कूल ने. और ये तो पंजाब के एक मिनिस्टर भी एक्नॉलेज कर चुके हैं कि स्कूल ने सीसीटीवी फुटेज, इस यूनिवर्सिटी ने सीसीटीवी फुटेज जो है वो डिलीट की है. कल लाहौर में जो हुआ है, वैसे मैं बताऊं यार, रियासत पता नहीं क्या कर रही है. रियासत को समझना पड़ेगा यार बहुत गुस्सा है लोगों में यार. ये किसी दिन चिंगारी भड़क गई ना यार. ये याद है ना आपको कि ट्यूनीजिया में इनकलाब कैसे आया था. ट्यूनीजिया के लोग भी यही समझते थे ज़ैनुल आबदीन बिन अली के टाइम पे होते हुए कि इस मुल्क में कुछ नहीं होने वाला. सिर्फ वो एक ठेले वाले ने जो है अपने आप को आग लगा ली थी वो, और उससे जो है मुल्क में, और उससे जो डोमिनो इफेक्ट आपने देखा कि बड़े बड़े बुर्ज उलट गए थे. आवाम को इतना गुस्सा ना दिलाएं, सीरियसली स्पीकिंग ये लोग समझ नहीं रहे बात. खैर ठीक है, हम क्यों वार्न करें इनको, खुद इनमें अकल नहीं है क्या. तो चलें ये आगे बढ़ते. तो आपने शायद वीडियो देख ली होगी, वो पता नहीं ASP है, ACP है, कौन है वो, महानूर है, पता नहीं नकवी महजबीन, क्या नाम है उनका, नकवी, जो वही जो खातून इशरा मार्केट व फेम जो खातून थी, उनका एक वीडियो आई है जिसमें वो 2 हजरात के साथ खड़ी हुई बता रही हैं कि ये एक झूठ पर मबनी वाकया है जिससे जबरदस्ती बच्चों में इश्तियाल दिलाया गया है. तो चलें जी, ऑल राइट. इस रियासत के लिए इस वक्त हर चीज एक साजिश है, और मेरे ख्याल से कल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से नासिर हुसैन और माइकल एथर्टन ने बैठ के बात की, हमारी रियासत उसको भी एक साजिश ही जो है वो करार देगी. जाग जाएं भाई, जाग जाएं, सीरियसली. आगे बढ़ते हैं, चलें जी. और क्या सीन है, और ये सीन है कि किसी की बर्थडे नहीं आ रही आज, क्या बात है. अच्छा जी, ओके. साथ कहते हैं थोड़ा सा नीचे ब्रॉड पीक. सही लाए हो ना ब्रॉड पीक. आई मीन माउंट एवरेस्ट से ब्रॉड पीक तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा डिफरेंस. साथ हमारे जो साथ मोहम्मद साहब, आपको पता देसी माउंटेनियर आदमी है. सो या ऑलराइट जी. सादिया कहती हैं ये कहां से निकाला आयशा. ये तो जाली वाला आयशा है यार. किसी दिन हमारे पास पता नहीं असली वाला आयशा है या नहीं, मैं कभी चेक नहीं किया वैसे आज तक यार. चेक करते हैं. खालिद, शेख खालिद ग्रेटेस्ट. वी हैव आयशा. ओह व्हाई डिड आई नेवर प्लेड दिस सॉन्ग मैन. चलो इस गाने को चलाएंगे यार आगे चल के किसी दिन. और कौन सा है खालिद का गाना हमारे पास है, पूरी एल्बम में ग्रेटेस्ट हिट, नॉट बैड. ओहो जबरदस्त. चलो जी चलाएंगे इसको यार. ओके ग्रेट. आने वाले दिनों में कभी जरूर. किसके 1-2 और गाने भी मुझे बहुत पसंद थे यार एक जमाने में जो है ना वो. एनीवे आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. जीशान बेग साहब कहते हैं 15 अक्टूबर इज द इंटरनेशनल डे ऑफ रूलर वुमेन. अच्छा ये रूलर नहीं, यानी हुक्मरान खातून, मरियम नवाज का नहीं, रूरल यानी
देहाती खवातीन का जो है वो आलमी दिन है टू ओए हुए अच्छा कमर्शियल भी था, मैं तो भूल ही गया, मैं भी चला रहा हूँ कमर्शियल, भाभी चलाया मेरा भाई इंजीनियर बाबू है, आदिल भाई तो रोक ही नहीं रहे, आदिल भाई इंजीनियर बाबू आ गए हैं और कह रहे हैं कमर्शियल चलाएं, अभी चलाते हैं। बेसिकली इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन to recognize the critical role and contribution of rural women, including indigenous women, in enhancing agriculture and rural development, improving food security and eradicating rural poverty. जबरदस्त जी, that is great. बहुत बहुत जबरदस्त काम करती हैं। स्पेशली आप अगर सिंध में कभी अंदरून सिंध निकलें तो आपको शायद ऐसा लगेगा खेतों में आपको खवातीन ज्यादा काम करती हुई नजर आएंगी रादर देन मर्द। सो कमाल हो गया जी, जबरदस्त। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। इफ यू आर अ रूरल वुमेन एंड यू आर लिसनिंग टू माय प्रोग्राम, अगर आपको देहाती खातून है तो और मेरा प्रोग्राम सुन रही हैं तो आपको आज का दिन मुबारक हो। मुझे पता है आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फिलहाल, लेकिन फिर भी आज का दिन अपना समझ के मनाइए और खुश रहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी खिदमात का हम सब लोगों के लिए। अभी आपको एक छोटे से ब्रेक की जाने लिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे इसके फौरन बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद। सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। जिन दोस्तों ने प्रोग्राम शुरू किया 7:47 हो चुके हैं और थोड़ी देर में हम आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालेंगे। सॉरी, ओके जी। बॉस ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन स्पार्क्ड अ थॉट। अच्छा, स्पार्क्स अ थॉट। We have International Women Day on 8 March. Why rural women are not the part of the agenda? The Women Day is for all the women. But International Day for Rural Women is specifically for rural women. There is no International Day for urban women. ठीक है जी, समझ रहे होंगे आप मेरा पॉइंट। तो उनको ज्यादा अहमियत दी जा रही है यार। जो गांव में रहने वाली खवातीन होती हैं उनका बड़ा जबरदस्त रोल होता है इन रनिंग द इकोनॉमी ऑफ दोज एरियाज। सो आप ये देखिए, मैं वाकई मर्दों के शाना बशाना, मैं आपको मेरी वाकई ऑब्जर्वेशन है कि अंदरून सिंध आप जाएं तो आपको अंदाजा ये होगा जाके कि वहां पे आपको ज्यादा खवातीन काम वगैरह में एक्टिव नजर आएंगी। और इस पे खैर मैं ज्यादा तफसील से बात नहीं कर रहा, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं जब मैं अंदरून सिंध जाना हुआ था, तो मैं अगर अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करूंगा तो बहुत सारे लोग इस पे नाराज हो जाएंगे मुझसे, तो वो मैं शेयर नहीं करता, वो आपसे मैं 1-on-1 जो है ना वो शेयर कर दूंगा। सो चलें जी, और क्या सीन है, और ये सीन है कि जनाब वाला एडवोकेट, अच्छा जी, लीगल जंक्शन। इट इज हाईली शेमफुल हाउ द स्टेट ट्रीटेड मिस रुमासा जावेद, अ फेलो एडवोकेट ऑफ सिंध बार काउंसिल, ड्रैगिंग ऑन द रोड। अब इस पे करें ना, देखिए भाई, ये जब सिंध रवादारी मार्च जो हुआ था, ये सिंध रवादारी मार्च आपको पता है मोस्टली दीज वर द सिंधी स्पीकिंग पीपल who many of them are very very strong vocal hardcore supporter of Pakistan People's Party, और अच्छा बुरा जो भी वो काम करती है लोग उसको हमेशा सपोर्ट करते आए, और आज जो है वो जाहिर है उन्हीं लोगों का जो है वो निशाना बने। और उसमें फिर आपने देखा कि शेरी रहमान ने ट्वीट किया है, माफी मांग रही है, आई एम सॉरी, वी आर सॉरी, और फलाना हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन वो सैफ समीजो है, जो भी हुएवर दिस गाय इज, वो ये बताता है कि मेरे पास थाने में एक सिंध के वजीर का फोन आया और वो क्या कहे लगा के हंस रहा था कि क्या करते हो तुम लोग यार, ये सारी चीजें। तो ये इनका है, अब देखना पड़ेगा। आई थिंक जो सिंध की आवाम है उनको भी सोचना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं यार, वो क्या वजह है, महज क्या इसीलिए पार्टी को सपोर्ट करना है कि वो आपकी जबान बोलते हैं। सो चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अदिल भाई, आई एम हाफ वे थ्रू माई 20 किलोमीटर वॉक ड्यू टू माई एग्जाम, आई स्टार्टेड पेसर चैलेंज लेट। अहमद फ्रॉम लाहौर। 20 किलोमीटर वॉक रोजाना, यार जबरदस्त, शाबाश। ओके चलें जी, आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है हमारे पास, जनाब वानिया का मैसेज आया। थैंक यू सो मच वानिया, आई होप यू गाइज सेलिब्रेटेड योर मदर्स बर्थडे वेल, मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा। फाइम ब्रो का मैसेज आया है, वो कहते हैं द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट हाईवे इज द हाईवे 401 इन ओंटारियो कैनेडा, विच इज एन एवरेज ऑफ अराउंड 500,000 व्हीकल्स पर डे। अच्छा बिल्कुल यार, 5 लाख गाड़ियां जो हैं वो इस हाईवे से गुजरती हैं, 401। और ये जगह याद रखेगा, लेकिन 401 जो है ना अपना फाइम ब्रो, ये बेसिकली इट रन्स अक्रॉस द एंटायर लेंथ ऑफ द ओंटारियो प्रोविंस ऑफ कनाडा। कनाडा की आपको पता है कि जो पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है वो सिर्फ चंद इलाकों में है। सो ओंटारियो का जो ये 401 कॉरिडोर है, ये रोड तकरीबन ऑटोवा के करीब से शुरू होती है एंड गोज ऑल द वे टिल द मिशिगन बॉर्डर देयर। इस कॉरिडोर पे ना कनाडा की बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है। शायद इसकी बहुत बड़ी वजह इस रोड के इस्तेमाल होने की जो है वो ये है। तो कनाडा में जो पॉपुलेशन सेंटर है, इतना बड़ा मुल्क है, लेकिन ये हो गया ओंटारियो का ये जो ग्रेटर टोरंटो एरिया हो गया, प्लस मॉन्ट्रियल का जो एरिया हो गया ये, प्लस उसके अलावा वैंकूवर वाला एरिया, थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कैलगरी एडमंटन में पॉपुलेशन है। बाकी तो मुल्क वीरान विल्डरनेस है, ये ऐसी पता नहीं ग्रिजली बियर्स के रहने का ये मुल्क है। लोग पता नहीं
जहाज भर भर के जा रहे हैं इमिग्रेशन के चक्कर में। लेकिन खैर चलें जी भाई, कनाडा और इंडिया का फड्डा हो गया है, शदीद फड्डा हो गया। उस पर आगे चल के जो है ना वो हम जरूर बात करेंगे प्रोग्राम में काफी ज्यादा तफसील के साथ। सो चले जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है, और हमारे पास जो है, जब बाय द वे एससीओ कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, कल मैं देख रहा था कुछ हमारे मुझे ट्विटर पे टाइमलाइन पे नजर आ रहा था, इस्लामाबाद के लोग बहुत खुश हैं, सियासी लोग खासतौर से बहुत खुश हैं। इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह जो है वो सजा दिया गया है। लेकिन क्या दुल्हन की तरह इस सजे हुए इस्लामाबाद के अंदर जो इस वक्त एक खल्फिशार है और इस वक्त जो एक लावा पक रहा है, जिसे कहते हैं, उसमें कहते हैं कि क्या वो लावे को छुपाने में कामयाब हो जाएगी, बिकॉज ये लावा जो है ये अब बस उगलने ही वाला है। बाय द वे चलें जी, कल मौलाना साहब, अभी क्योंकि हम अखबारात पे नजर डालने वाले हैं तो बताता है ये भी चलें, मौलाना साहब जो है वो सिंध आए हुए थे और कल जो है वो मीरपुर खास तक टंडोला यार गए। टंडोला यार के बाद जो है वो मौलाना साहब जो है वो मीरपुर खास गए, जहाँ पे उनके वालिद के नाम से जो है मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस जो है उसमें उन्होंने तकरीर की। और मौलाना ने कल काफी, कहना चाहिए कि एक शोला बयान मुकर्रर का रूप जो है वो धार लिया था और उन्होंने हुकूमत के ये जो आईनी पैकेज था उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स थे, आपको पता है कि मौलाना के जो फॉलोअर्स हैं ना वो उनके सियासी फॉलोअर्स नहीं होते, वो उनके अकीदतमंद होते हैं एक्चुअली। बिकॉज आपको पता है कि वो जो उनके मदरसे का सिस्टम और वो सारी चीजें, जमियत उलमा इस्लाम, जमियत उलमा हिंद, इसका एक सर्टन रोल, एक सर्टन बैकग्राउंड है, नेचुरली आप ये समझते हैं। सो उन्होंने अपने जो है वो सपोर्टर्स हैं उनको इस बात का, अपने जो अकीदतमंद हैं उनको इस बात का यकीन दिलाया कि मुसव्विदा वही साइन होगा कि जो हम प्रेजेंट करने वाले हैं। यानी आप जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का जो मुसव्विदा है उसमें अब तक जो सिचुएशन नजर आ रही है उसमें फिलहाल कोई जगह नहीं है, कोई रोल नहीं है काजी फाइजीसा साहब के लिए, बिकॉज काफी सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जा रही है ये महज उनके लिए ही बनाई जा रही है। वही वजह वजूद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी कोर्ट है। अदरवाइज कोई और जज लाके इसमें बैठा देंगे तो वो काम वो नहीं कर सकते, बिकॉज काजी साहब कुछ भी कहे, पिछले 11 महीने में उन्होंने एक चीज पे जो है वो महारत हासिल कर ली है और वो है ज़ाहिर पीटीआई के हवाले से, उनको कंट्रोल करने के हवाले से जैसे वैसे भी फैसले दे देते हैं, बाद में बोले मैं तो ये बोल ही नहीं रहा था, लेकिन वो काम अपने कर जाते हैं फैसले जो होते हैं। सो मौलाना साहब की कल बड़ी जोरदार तकरीर थी, बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे मौलाना, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि आज उनकी जो है वो बिलावल से कराची में कोई मुलाकात जो है वो सेट है। अब बिलावल पता नहीं एससीओ कॉन्फ्रेंस में शायद हम किस हैसियत से शिरकत करेंगे, हो सकता है क्योंकि सब इस्लामाबाद में इस वक्त एससीओ कॉन्फ्रेंस में लगे हुए हैं। तो बिलावल कराची आ जाएंगे और मौलाना से इनकी मुलाकात होगी। परसों से धमा चौकड़ी शुरू होने वाली है सियासी तौर से पाकिस्तान में और वो एक हफ्ता बड़ा क्रिटिकल होने वाला है और देखते हैं जी क्या होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गवर्नमेंट की एश्योरेंसेस के बाद आज अपना जो उनको वहां पे प्रोटेस्ट करना था उसको उन्होंने मुलतवी कर दिया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि आज इमरान खान साहब के डॉक्टर से जो है वो उनकी मुलाकात करवाई जा सकती है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। चलें जी, अकबर मंजूर साहब थैंक यू सो मच, कहते हैं माई सेल्फ एंड माई सन मोहम्मद रयान खान विल ज्वाइन योर सेशन इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सो यू बोथ हैव registered for that session that I'm going to conduct on the 26th of October at the Hebbert City. So that is very kind of you. And yaar, thank you so much. Like, you guys are so great. So one of our listeners actually contacted me yesterday and she said that she wants to sponsor snacks for the event. Wow. And she runs a bakery, I think a home setup. और वो sponsor करना चाहती हैं. Like, she wants to become the food partner of that session. यार मैं क्या बोलूं आप लोगों से, किस तरह मैं जो है ना वो आपकी शुक्रिया का जो है वो अपना इजहार करूं। ओके जी, साद मोहम्मद साहब कहते हैं अच्छा जी हाँ, कहते हैं ब्रॉड पीक बिल्कुल बेहतरीन मिसाल, कोई लगभग 800 मीटर का फर्क है दोनों चोटियों में ना। 800 मीटर बहुत बड़ा फर्क होता है और जगह मेरे ख्याल से 800 मीटर की वजह से ब्रॉड पीक जो है वो 8000ers में तो आ जाती है ना मेरे ख्याल से उसके बिल्कुल बॉटम में। और वो ये कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में भी खवातीन खेती बाड़ी में मर्दों से ज्यादा हिस्सा लेती हैं। यार पता है साथ आप मेरा पॉइंट समझ नहीं पाए ना, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अब आपको ना 1-on-1 मैसेज करके बताऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था, सिंध के बारे में मेरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, ये मैं आपको भी वॉइस नोट भेज के बताता हूं मैं। चलें आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है, अच्छा हाँ हमारे पास डॉक्टर सैफ को लिंक अभी भेजते हैं सर, आपको लिंक सर ये लें सर आप, ये आ गया जी, शिगरिफ साहब ने लिंक भेजा हुआ है। शिगरिफ लॉन्ग टाइम ब्रो, कोई आप मुलाकात नहीं हुई आपसे यार,
खैर लाहौर में बहुत से लोगों से लॉन्ग टाइम मुलाकात नहीं हुई यार, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी चक्कर लगेगा, सो मुलाकात होगी। चलें अब आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं। अंग्रेजी रोजनामे ने क्या बात बोली है, कहते हैं जी फ्लरी ऑफ डील्स एज रेड कारपेट रोल्ड आउट फॉर ली चियांग। चाइना के जो प्रीमियर हैं ली चियांग, ही अराइव्ड इन इस्लामाबाद। तकरीबन 11 साल के बाद चाइना के वजीर आजम जो है वो पाकिस्तान तशरीफ लाएं। चाइनीज प्रीमियर इनॉग्रेट्स गवादर एयरपोर्ट, calls port city cornerstone of regional development. PM assures timely work on CPEC phase 2, security of Chinese workers. Visiting dignitaries meets military leadership. MOU for cooperation in security, education and agri sector signed. SCO summit kicks off from today. 23वीं meeting of the Council of the Heads of the Government of द मेंबर स्टेट्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वो आज से शुरू होने वाली है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, उसके मज़ाफाती इलाके सब जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। इसकी वजह से 28 हर्ट एज पुलिस काउंट डाउन हार्ड ऑन स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन लाहौर। कॉन्फ्लिक्टिंग अकाउंट्स इमर्ज एज ऑफिशियल्स, कॉलेज एडमिन डिनाई एलिज्ड रेप, सीएम फॉर्म्स प्रो बॉडी। खैर एनीवे प्रो बॉडी, अब तो देखें हुकूमत का अब इस प्रो बॉडी की कोई जरूरत क्या है, हुकूमत ने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। अब जो ये शहरबानो मेहरबानो जो हैं, एसीपी हैं, एएसपी हैं, उन्होंने अब एक बयान दे दिया है, तो उनका सरकार की तरफ से एक वर्जन आ गया। तो अब इस प्रोब बॉडी का कोई फायदा नहीं है। इस प्रोब बॉडी का नतीजा ये निकलेगा कि बेचारे स्टूडेंट्स को जो है ना वो यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाटएवर पंजाब है ये, उससे निकाल के उनको एक्सपेल कर दिया जाएगा, उनको जो है वो रस्टिकेट कर दिया जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। बट द वे द स्टेट केम हार्ड ऑन दी स्टूडेंट्स, देखें ये गलतियां कर रहे हैं ये लोग। लेकिन बहरहाल चलने जी आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है। पीटीआई कॉल्स ऑफ प्रोटेस्ट आफ्टर अश्योरेंस ऑन इमरान हेल्थ, ठीक हो गया जी। डजन किल्ड एज इजराइल रेन्स बॉम्ब आर्टिलरी ऑन गजा। गजा में हद कर दी है यार, कल कितनी खौफनाक वीडियोस जो हैं वो गजा से सामने आई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भी चीख रहा है, दुनिया शोर मचा रही है, लेकिन बिन्यामीन नेतन्याहू और इसराइल की रियासत सुनने को तैयार नहीं है। फुल इम्प्यूनिटी के साथ उन्होंने जो है वो, अच्छा कल तो उन्होंने आपने देखा कि लबनान के एक कस्बे पे उन्होंने हमला किया है जो कि क्रिश्चियन मेजॉरिटी कस्बा है, वहां पे कौन सा हिजबुल्लाह ऑपरेट कर रहा होगा। सो ये पूरे के पूरे लबनान को, और ये नॉर्थ लबनान में वाक़ई है, ये पूरे के पूरे लबनान को जो है ये अपनी लपेट में इस वक्त लेकर आ रहे हैं। सो अल्लाह रहम करे यार, लबनान बहुत प्यारा मुल्क है और ये तबाह करके ना छोड़ दें इस मुल्क को। आगे बढ़ते हैं जी। मौलाना कहते हैं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के करीब पहुंच गए, हमारे बगैर कोई भी तरमीम नहीं हो सकती। ओके, सिंध हाई कोर्ट मुजव्विज़ा तरमीम के खिलाफ वकला की दरख्वास्त मुस्तरद। अवाम के नुमाइंदे असेंबली में मौजूद, तरमीम से पहले अदालत मुदाखलत कैसे कर सकती है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सिद्दीकी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जो है वो ये फैसला दिया है। आगे बढ़ते हैं जी। हुकूमत ताजिर दोस्त स्कीम के टैक्स के आदाफ हासिल करने में नाकाम, पहली तिमाही में 10 अरब टैक्स जमा करना था, सिर्फ 10 लाख रुपए जमा किए जा सके। मजाक नहीं कर रहा, अखबार में लिखा हुआ है यार, ये अखबार में लिखा हुआ है ये। आगे बढ़ते हैं जी। और ओहो अच्छा, अखबार इश्तिहार आया हुआ है सरकार की तरफ से, खुशहाली की नई राहें, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान की हुकूमत की कौंसिल का 23वां इजलास, तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी को खुश आमदीद कहते हैं। ये इश्तिहार आया हुआ है। अब ये बेचारे इनमें से कौन उर्दू पढ़ जाएगा, मुझे बताइए, क्यों इश्तिहार छापा है, इससे क्या फायदा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, अखबार का भला हो जाएगा, मीडिया का भी तो खुश रखना होता है। अब वक्त आ गया जी, आपको लिए चलें टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने। वापस आके हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, और क्रिकेट, और अगर कुछ टाइम मिल गया क्रिकेट के रोना धोने के बाद तो भी कुछ फुटबॉल का भी जिक्र कर लेंगे। इवन तो मेरा बिल्कुल इस नेशंस कप और मैं इतनी प्रीमियर लीग मिस कर रहा हूं या लीग फुटबॉल मिस कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वक्त मिला तो कुछ बात कर लेंगे। लेकिन मेनली डिस्कशन हमारा क्रिकेट के हवाले से ही होगा। तो मिलते हैं इससे बात। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद मैं कहता हूं। मैं बहुत गुस्से में हूं भाई। अभी हमारे कुछ 4 दोस्तों ने मैसेज करके तवज्जो दिलाओ नोटिस भेजा और उन्होंने कहा कि मस्त है बाबा, ऑल राइट डोंट टच मी। ये आईडी आज एक बार फिर सुनने को मिली था, मैंने नोट नहीं किया था, लेकिन क्योंकि लोगों ने अब तवज्जो दिलाओ नोटिस दिया है तो अब इस पे मैं जो है वो एक आला सतह की कमेटी जो है वो बनाऊंगा और वो इस चीज का जायजा लेगी कि आखिर ये ब्यूरोक्रेसी में ऐसी होता है ना, कमेटी बनाऊंगा और वो जायजा लेगी कि आखिर क्या वजह है कि इतनी रिक्वेस्ट करने के बावजूद और इतनी गुजारिशात के बावजूद जो है वो ये वाली आईडी एक बार, जो कि बड़ी नाजेबा किस्म की जो है वो आईडी है, ये क्यों चली है ये आईडी। मैं ये सोचता हूँ ये आईडी बनी क्यों है यार, ये बनाने वाले कौन लोग थे, किस स्टेट ऑफ माइंड में थे। ये वही मर्द तो नहीं है कि जिनका जाकिर नाइक साहब जिक्र कर रहे थे कि जिनको
जिनको डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है वही वाले मर्द होंगे, बाकी मैं और आपको तो जरूरत पड़ सकती है ना डॉक्टर के यहाँ जाने की। सो जाकिर नाइक साहब के बकौल तो ये बहुत गलत सीन हुआ है यार, ये आज ये जो हुआ है ना, ऑल राइट डोंट टच मी। अयाज साहब को हमने दरख्वास्त भेज दी है और देखते हैं जी क्या होता है। चलें जी, और क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम। यस्टरडे शाम से पहले आना वाज अ ट्रीट टू लिसन, इट रिमाइंडेड मी ऑफ माय अर्ली गिटार डेज। माय फर्स्ट गिटार टीचर हनीफ नकीब भाई मरहूम टॉट मी दिस सॉन्ग एंड कह देना इन 1987। मेजर नासिर साहब, क्या बात है मेजर नासिर। मेजर नासिर बहुत फिट गिटार प्लेयर हैं यार, इनकी वीडियोस इनके ये फेसबुक पे लगाते रहते हैं ये। सो अब लाइक पक्के गिटार ना, फुल डिस्टॉर्शन के साथ। ओहो हो क्या बात है सर, जबरदस्त। ये शाम से पहले आना खूबसूरत गाना वैसे वाकई। सम सॉन्ग्स आर लाइक दोज जिनसे दिल नहीं भरता आपका, लेकिन वाकई इज वन ऑफ दोज सॉन्ग। चलें जी, बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से। दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच अब से थोड़ी देर बाद जो है इसका आगाज होने वाला है यार। वैसे पाकिस्तान ने कुछ ओवर प्ले नहीं। अब नाउ सी द पॉइंट इज के वी रियली डू नॉट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ विकेट आर वी गोइंग टू गेट। इंग्लैंड के लिए जो अच्छी खबर है, आपको ये पता चला होगा कि जो रूट इज बैक नाउ। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे जो रूट को भी यार। ऐसा उसको साजिद खान बेम्बूजल करके जो है ना वो बोल्ड करेगा कि उसको पता भी नहीं जो रूट को नुमान आउट करेगा। ठीक है, याद रखिएगा मेरी बात। तो यार लेकिन मुझे लग रहा है पाकिस्तान ने कोई ओवर प्ले कर दिया अपना कार्ड यार। ये क्या टीम खिला रहे हैं ये। लाइक उन्होंने व्हाट दे हैव डन इज सो देयर इज जस्ट वन सीमर, ओके, आमिर जमाल, हु वी नो इज एन ऑलराउंडर, इज नॉट लाइक अ फुल टाइम सीमर। और उसके बाद पाकिस्तान पूरी स्पिन टीम के साथ जो है वो उतर रहा है। पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का जो है, स्क्वाड नहीं अपनी जो प्लेइंग 11 है उसका ऐलान कर दिया है। और आई रियली डोंट नो मैन। अब ये देखते ही हैं कि पाकिस्तान ने, क्योंकि हमने कल ही प्रोग्राम में बता दिया था दैट वी आर यूजिंग, यानी वी से मुराद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज यूजिंग द सेम विकेट जो कि पहले टेस्ट मैच में जिसका इस्तेमाल हुआ था। क्या अब वहां पे आके पाकिस्तान जो है वो ये जो तीन हम सीनियर अपने स्पिनर्स लेकर आए, उमर रसीदा स्पिनर्स लेकर आए हैं, जिसमें जाहिद महमूद शामिल हैं, नुमान अली शामिल हैं और इसके अलावा साजिद खान शामिल हैं। नंबर 9, 10, 11 पे बैटिंग भी करेंगे। क्या ये इस विकेट से कोई स्पिन एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे? याद रहे जी पाकिस्तान को सलमान अली गागा और जो है वो शान मसूद नहीं, अपना साइम अयूब की भी जो है वो खिदमत हासिल है। यार वैसे साइम मसूद, यार साइम अयूब की यार कोई बहुत लक चल रही है यार, समझ में नहीं आ रही मुझे बात यार। मुझे लग रहा था कि इस टेस्ट मैच में हुरैरा को खिला लिया जाएगा, लेकिन यार ये बच्चे के साथ ज्यादती हो रही है। हुरैरा की मैं बात करूं, उसके साथ ज्यादती हो रही है। सो चलें जी, अब देखते हैं क्या होता है सिलसिला। अच्छा, इंग्लैंड भी जाहिर है अपने उनके स्पिनर्स अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इंग्लैंड की टीम में नेचुरली स्टोक्स की वापसी के बाद, बहैसियत कप्तान उनकी वापसी के बाद जो है वो टीम उनकी और स्ट्रांग हुई है। और मैथ्यू पॉट्स जो है वो नजर आएंगे खेलते हुए, एटकिंसन की जगह वो खेल रहे होंगे और ठीक हो गया जी। और क्या सीन है? सो अब सिचुएशन क्या है? ये वो विकेट है कि जिसमें ज़ाहिर है टॉस जो है वो बहुत बहुत अहम जो है वो रोल प्ले करता है। अगर जिस तरह की विकेट तैयार की जा रही है, मैं जो रूट को भी सुन रहा था और वो ये कह रहा था दैट ही हैज नेवर सीन सच बिग फैंस इन अ क्रिकेट स्टेडियम इन हिज लाइफ, एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ द विकेट। उसने पिच पे यानी उसके अराउंड इतने बड़े बड़े फैंस नहीं देखे। इसका मतलब यह कि मुल्तान की अपनी गर्मी जो है वो धूप अपनी जगह, और साथ साथ वो बड़े बड़े पंखे जो हैं वो भी चल रहे हैं, जिससे इस विकेट को मजीद ड्राई किया जा रहा है। सो और अगर आप विकेट देखेंगे भी तो उसमें ऑलरेडी बॉलर मार्क्स आपको नजर आ रहे हैं। जो बैट्समैन के जो फुट मार्क्स हैं वो बॉलर के फुट मार्क्स वो अलग एक सफेदी माइल रंग जो है विकेट पे आपको एक आता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विन द टॉस विकेट। आपको टॉस पहले जो है वो जीतना पड़ेगा, बिकॉज यू वुड रियली वोंट वांट टू बैट सेकंड ऑन दिस काइंड ऑफ अ ट्रैक। लेकिन बहरहाल अब तक हमारी जितनी भी ये विकेटें बनाने की जो कोशिश भी हमने अटेम्प्ट की है विकेटें बनाने की, वो अभी तक नाकाम हुई है और अभी तक हमें कोई कामयाबी इस पे नहीं मिल पाई है। तो ये जो हमने ऑस्ट्रेलिया से जो क्यूरेटर जो है हमने इंपोर्ट किए हैं, उनका ये बहुत बड़ा इम्तिहान है कि क्या वो हमें ये विकेट डिलीवर करने में कामयाब हो जाएंगे। चलें जी, इसके अलावा पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा टब्बर है थिंक टैंक का, जो कि सेलेक्टर्स के नाम पे एक और बनाया गया है, दे आर ऑल दे वर देयर येस्टरडे
इन मुल्तान, और कभी कभार कहते हैं ना टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, तो कहीं ऐसा ना हो कि इतने सारे लोग वहां पर, खैर आई थिंक आवर ब्रॉथ इज ऑलरेडी स्पॉइल्ड, अब इससे ज्यादा और क्या स्पॉइल्ड होगी. सो अब देखते हैं जी क्या पाकिस्तान टीम विल दे बी एबल टू turn the corner on this apparently very turning track. Let's see कितना टर्न इसमें मिलता है, but you have to win the toss here. अगर आप टॉस नहीं जीते तो फिर मामलात काफी खराब हो जाएंगे. अच्छा, तो मेरी जो ऑफिशियल प्रेडिक्शन है वो ये कि देखिए पहले टेस्ट के हवाले से आई वाज प्रीटी मच श्योर वी आर नॉट विनिंग दैट गेम, बट आई डोंट नो व्हाई, मे बी आई एम रॉन्ग. ओके, मेरा मजाक उड़ाइएगा, जो भी आपको करना हो कीजिएगा, बट आई हैव गॉट अ फीलिंग दैट ये मैच पाकिस्तान विल प्ले बेटर इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है इस बात की. सो चलें जी आगे बढ़ते हैं. ये हो गई सूरत हाल इस टेस्ट मैच की. याद रहे जी ये मैच 10 बजे आगाज होगा, 9:30 बजे इसका टॉस हो जाएगा. सो ठीक, अब जरा बात कर लेते हैं वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से. और वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में कल पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला था, और ये मुकाबला ना सिर्फ ये तीनों मालिक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, यानी न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया तो पहले क्वालिफाई कर चुका था, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और इंडिया के लिए. तो इंडियंस होटल में बैठ के सारे ये मैच देख रहे होंगे, और ये बात माननी पड़ेगी कि जब पहली इनिंग खत्म हुई थी, जिस वक्त न्यूजीलैंड की टीम ने सिर्फ 110 रन बनाए थे, वहां पे देख के ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान हैज गिवन इटसेल्फ अ चांस, यानी अगर पाकिस्तान खुद भी 12 ओवर्स में इस टोटल को चेस कर लेता तो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाता. सो लेकिन खैर पाकिस्तान की खवातीन से इसकी उम्मीद लगाना जो है वो उसका कोई फायदा नहीं था. पाकिस्तान की टीम जो है इस मैच में हुआ क्या, 110 रन बनाए पहले न्यूजीलैंड ने, इसमें 28 रन वाज द हाईएस्ट जो कि सूजी बेट्स ने बनाए. पाकिस्तान की जानिब से 3 विकेटें हासिल की नशरा संधू ने अपने 4 ओवर्स में 18 रन देकर. कप्तान फातिमा सना वाज बैक, अपना पूरा कोटा उन्होंने तो मुकम्मल नहीं किया, लेकिन 2 ओवर्स में उनके 17 रन आए. शी वाज प्रूविंग टू बी एक्सपेंसिव, तो उन्होंने अपने आप को गालबन रिमूव कर लिया होगा. जवाब में पाकिस्तान ने क्या पैथेटिक परफॉर्मेंस दी. एंटायर विमेन टीम वाज आउट ऑन 56. सिर्फ 2 खिलाड़ी पाकिस्तान के जो हैं वो डबल फिगर्स तक पहुंच सके, और पाकिस्तान टीम में 5 खिलाड़ी 0 पर रहे, उसमें एक तो नॉट आउट रहे और 4 0 पर आउट हुए. हाईएस्ट रन गेटर वाज फातिमा सना द कैप्टन, जिन्होंने 23 गेंदों पे 21 रन बनाए, लेकिन फातिमा का साथ देने को कोई तैयार नहीं था. मुनीबा अली ने 15 रन बनाए. आलिया रियाज 0, इरम जावेद 3. यार वैसे इरम जावेद की कहानी मुझे समझ में नहीं आ रही है यार, ये कैसे टीम में पहुंच जाती है, वाकई कुछ है मसला टैलेंट का हमारे यहाँ वुमेन क्रिकेट में, ऐसा लग रहा है. और इसके अलावा 0 पे कौन कौन आउट हुआ है भाई, अय होए, सिद्रा अमीन 0 पे आउट हुई हैं, और निदा डार ने 9 रन बनाए, उमैमा सुहेल 2, सैयदा उरूबा शाह ने 0 बनाया, नशरा नॉट आउट रही, 0 पे बॉल भी उन्होंने कोई फेस नहीं की, और सादिया इकबाल भी 0 पर आउट हुई. तो पूरी टीम जो है पाकिस्तान की वो 56 रन बनाकर आउट हो गई. एमिलिया खैर गॉट 3 विकेट्स और ईडन कार्सन गॉट 2. And that's it. So New Zealand is through. India and Pakistan are out. यार वैसे मैं ये विन प्रोबेबिलिटी देख रहा था तो एक मौके पे पाकिस्तान had an 80% चांस ऑफ विनिंग दैट गेम. जस्ट इमेजिन यार. लेकिन खैर जाहिर है पाकिस्तान का ये था दैट आइदर वील गो ऑल आउट, और या फिर ऐसा लग रहा था कि इंडिया को तो नहीं पहुंचवाना. हो सकता है अगर ये जानबूझ के किया तो अच्छा नहीं किया उन्होंने अपनी क्रिकेट के साथ, लेकिन फिर भी हार गए जी, कोई बात नहीं. पाकिस्तानी विमेन आर आउट. तो मैंने उस वक्त जब पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया तो मैंने कहा था कि दैट कुड बी द ओनली गेम वी विल एंड अप विनिंग, और ऐसा ही हुआ. पाकिस्तान एंडेड अप विद जस्ट 1 विन आउट ऑफ देयर 4 गेम्स, और बाकी श्रीलंका विनलेस इस पूरे मैच में गया. इंडिया 2 wins 2 defeat 4 points, so they go out. ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इस ग्रुप से, और साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड जो है वो ग्रुप बी से कामयाब हुए हैं. सेकेंड राउंड यानी कि सेमीफाइनल्स में जो है वो पहुंचने में कामयाब हुए हैं. सो दैट्स इट इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट फॉर पाकिस्तान इन दिस वर्ल्ड कप. अब बाकी बताते हैं आपको ये चलें कि आज श्रीलंका और वेस्ट इंडीज एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं डाम्बुला में. दूसरा T20 ये मैच है. पहले T20 मैच में जो है वो वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को बासानी शिकस्त दी थी. लेट्स सी इफ श्रीलंका वुड बी एबल टू मेक अ कमबैक टुडे, और वेस्ट इंडीज बड़ी ही कहना चाहिए कि पावरफुल और जबरदस्त किस्म की जो है वो क्रिकेट खेल रहा है T20 में खास तौर से. सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट गेम. चलें जब लिए चलते हैं आपको एक ब्रेक की जानिब. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर. इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. इसके अलावा हमारी आप फेसबुक कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम दी सनराइजर्स कम्युनिटी है, और वहां पे मैंने मैसेज ऑफ द डे लगाया हुआ है, और वापस आके हम उन्हीं में से मैसेजेस जो है वो शामिल करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. अच्छा भाई
मैं पिछले अपने पूरे लिंक में बेन स्टोक्स को जो रूट बोलता रहा, आई एम वेरी सॉरी एनी ऑफ यू हु इज अ बेन स्टोक्स फैन. एक तो नंबर फैक्चुअल एरर है तो उसके लिए तो मैं माजरत ख्वाह हुई हूं, लेकिन अगर किसी बेन स्टोक्स के फैन का जो है वो उससे दिल आजारी हुई है तो मैं शदीद माजरत ख्वाह हूं. ऑफ कोर्स बेन स्टोक्स is back as the captain of the English side. Joe Root is already there and we never know what he's up to on this wicket. All right. चलें जी, great. अभी क्या सीन है? अच्छा, अभी ये सीन हो गया कि जो है वो हम बात करते हैं आप लोगों के मैसेजेस के हवाले से which are there on Facebook. अच्छा जी, अदील अंकल आप कैसे हैं? We are also listening to your show. सारा, मुफलिहा, रबिया एंड अस्मा, थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया बच्चों, इतनी देर से प्रोग्राम क्यों सुन रहे हो? अभी तक तुम लोग स्कूल नहीं पहुंचे हो. क्या प्लान है आज स्कूल का? अच्छा, वैसे बाय द वे गाइस, आई मीन जस्ट इन केस. अरे जबरदस्त, अच्छा ये कहानी है. फजले उमर खालिद साहब ये सब बच्चों के साथ जो है ये लोग शोगरा गए हैं. शोगरा, ऑलराइट. हम लोग कहते हैं ना शोगरान, वहां के लोकल जो हिंद को बोलते हैं ना, वो पहाड़ी वाले ना, शोगरा. ऑलराइट, तो शोगरान गए में ये तो आपने ओहो पहाड़ों पे बर्फ जमा हो गया. मैं भी जब अभी शोगरान में लास्ट मंथ था तो उसके एंड में पहली बर्फ जो है ना वहां पड़ गई थी. रात में बड़ी जबरदस्त बारिश हुई थी, ओले भी हुए थे और मैंने वीडियो भी उसकी रील लगाई थी, देखी होगी आप लोगों ने. सो पहाड़ों पे बर्फ पड़ी हुई थी. मेरे ख्याल से ये वो मूसा का मुसल्ला की तरफ आप जो है ना ये पहाड़ की तस्वीर है. बट बहरहाल ब्यूटीफुल प्लेस यार. ओहो सर, बड़ी नॉस्टैल्जिक जगह हो गई मेरे लिए अब शोगरा. लेकिन 12. अच्छा, तो मैं बता ही रहा था कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को नेचुरली बाद में अगर ऑफिस पहुंच जाते हैं आप और पूरा प्रोग्राम हमारा नहीं सुन पाते, बिकॉज अभी बहुत सारे दोस्त हमारे पता नहीं कौन सी दुनिया है जो 8:30 बजे ऑफिस पहुंच जाती है, लेकिन अगर आप चाहें तो हमारे शो को लेटर ऑन भी फॉलो कर सकते हैं. द शो इज अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब पेज, मेरा FM का यूट्यूब पेज. सो जाइए एंड सब्सक्राइब दैट पेज, कमेंट अबाउट दैट इफ यू हैव गॉट एनीथिंग, एंड ऑफ कोर्स वी विल इंक्लूड योर कमेंट्स इन द नेक्स्ट डेज प्रोग्राम एज वेल. ओके, अकबर मंजूर साहब का मैसेज हमने शामिल कर लिया. यासिर महमूद, मैंने आपको जवाब दे दिया. अमर लाल कहते हैं अचीवमेंट, इंप्रूवमेंट एंड सक्सेस हैव नो मीनिंग्स विदाउट कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड प्रोग्रेस. क्या बात है सर, जबरदस्त. अब्दुल वासे एंड आई आर गोइंग टू स्कूल लिस्निंग टू योर शो, थैंक यू. जैनब, आई एम जैनब, इट्स माई ब्रदर अब्दुल्ला शाहीन्स बर्थडे टुडे. अब्दुल्ला शाहीन हु इज अ बिग फैन ऑफ माई शो, हफ्ता का मैसेज आया है. So Abdullah, happy birthday to you my friend and wishing you a wonderful day ahead. और आज वैसे जैसे कहना चाहिए कि आज बर्थडे के मैसेजेस कुछ कम आए हैं, कोई वजह है मुझे लग रहा है आज कम लोग पैदा हुए हैं, लेकिन खैर बहरहाल जी. लेकिन आपको पता है कि आज किसकी बर्थडे है? 15 अक्टूबर को Babzi the King. Yeah, Babar Azam is celebrating his birthday today, by the way. So, किसी ने यही बात बोली कि कल पाकिस्तान की टीम 56 रन पर आउट हुई. एहसन साहब का मैसेज आया, पाकिस्तान की खवातीन की टीम 56 रन पर आउट जो हुई है उसकी वजह यही है कि बाबर आजम को उन्होंने एक ट्रिब्यूट जो है वो पेश किया है. 56 बाबर का जो है वो नंबर है किट का नंबर. तो पाकिस्तान टीम खवातीन की जो है वो भी जो है 56 उस पे जो है वो आउट हुई है. बट क्या बात है. चलें जी, वैसे 56 के बारे में मैं अक्सर जहन में आया ना सवाल कि वाई बाबर आजम हैज गॉट 56 ऑन हिज, उसकी किट नंबर 56 क्यों होता है? तो मैं कभी ये बात समझ में नहीं आई यार. कुछ नंबरों का होता है, कुछ इस्मुल आदाद पीर साहब से निकाल कर आते हैं. पीर साहब कौन सा है मेरे लिए 7 नंबर? पीर साहब कहते हैं तुम नंबर 76 की शर्ट पहनो. लेकिन बाबर आजम के हवाले से अहमद नवाज साहबजादे ने एक थियरी दी थी जो कि बिल्कुल गलत, कंफर्म गलत थियरी थी. उसने कहा कि बाबर आजम के जो इनिशियल हैं दैट इज BA. BA इज द सिंबल ऑफ बेरियम, जो कि एक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट होता है, और उसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 56. मैंने कहा बेटा बहुत दूर की लाए हो, ये पॉसिबल है नहीं. अच्छा जी सर, क्या SCO समिट के दौरान आईनी तरमीम की जा सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल. SCO समिट में क्योंकि सब मसरूफ हैं, दमा चौकड़ी मची हुई है इस्लामाबाद में, इवेंट्स हो रहे हैं, ये सारी चीजें, तो इसमें जो है वो जाहिर है आईनी तरमीम जो है वो फिलहाल नहीं हो सकती. आईनी तरमीम के लिए फिर आपको पता है फिर नोटिस किया जाता है, कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाता है, सेनेट का इजलास बुलाया जाता है, कम से कम एक दिन का उसके लिए नोटिस दिया जाता है. तो ये है सिलसिला. अभी रुक जाएं, अभी तो काजी फायज ईसा से हाई कोर्ट्स के हवाले से फैसला भी तो 17 को आएगा, उसके बाद ही कौमी असेंबली का इजलास होगा कि इस दौरान हाई कोर्ट कोई छेड़खानी ना कर दें. तो काजी साहब पहले उसको भी एक जो है वो दरवाजा भी तो बंद करना है उनको. ऑल रेडियो एप्स आर स्टक, व्हाट द इशू? हाई, क्या रेडियो ऐप नहीं चल रही? अच्छा जी, मिस योर शो येस्टरडे टुनाइट विद अदील सर. जी हाँ बिल्कुल.
ऑल्दो आई न्यू यू आर टू बिजी विद फैमिली अफेयर्स. नहीं, असल में मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, कल तो फैमिली अफेयर नहीं था, कल मेरी अपने जाती काम. कल मैं काफी देर पहले से निकला हुआ था और मैं एक पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग भी थी विद रफ्तार टीम एंड ऑल, और वो फिर रात मुझे आते आते ना देर हो गई थी. यकीन जाने, बाय द टाइम आई केम बैक होम आई वाज सो डेड टायर्ड, सो आई जस्ट हैड माय डिनर एंड आई जस्ट स्लेप्ट एंड आई स्लेप्ट वेरी अर्ली यस्टरडे. यानी जिस वक्त मेरा शो का टाइम शुरू होता है उस वक्त मैं रैपिड आई मूवमेंट स्टेज पे जो है वो पहुंच चुका हूँ. सो उससे मसला ही हुआ, फिर सुबह जल्दी उठ के बैठ गया. लेकिन खैर एनीवे, आई थिंक इट वाज अ प्रोडक्टिव मॉर्निंग टुडे. आई मीन आई डिड सम, अभी एक दो टॉक्स आने वाली है, उसके लिए मैंने कुछ स्टफ माल जो है वो जमा कर लिया है. सो या तो इस वजह से मैं प्रोग्राम नहीं कर. असल में अहमद के एग्जाम्स चल रहे हैं ए लेवल्स के, सो उसमें फिर वो सेंटर्स उसके एक तो यकीन जाने यार शहर के हर कोने पे उन्होंने सेंटर बना के दिया हुआ है इस बार. सो वो उसमें इधर से उधर जाना हो रहा है मुझे. अब आज भी है उनका एग्जाम, लकीली घर के करीब सेंटर है. कल का दिन बहुत जालिम है यार. आगे बढ़ते हैं. शनीला, थैंक यू सो मच. अदिल भाई, योर शो इज परफेक्ट वे टू बिगिन माय डे विद पॉजिटिविटी. लेकिन फिर बाद ऑफिस जाके शनीला चीजें नेगेटिव हो जाती हैं, उसके लिए क्या करती हैं, उसके लिए क्या प्लान है, व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी, हाउ डू यू कोप विद नेगेटिविटी एट योर ऑफिस? इस पे कुछ बात करें ना. शो तो पॉजिटिव है, वो ठीक है, वो चल रहा है. इस्लामुल हक ब्लास्टर साहब, सुबह बखैर, वालेकुम सलाम. जवाद फिरोज कहते हैं प्लीज शेयर द लिंक हियर. आप क्या शो के लिंक की बात कर रहे हैं? मैं देखता हूं अगर, हाँ ये मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर देता हूं. इज इट वर्किंग गाइस बाय द वे? अच्छा जी, अदील भाई दुआ करें, आज हमारे बच्चे का पेपर है. आमिर स्वाति साहब, आमिर स्वाति साहब आपके बच्चे के लिए बहुत सारी दुआएं. आप जब भी एक मैसेज करते हैं उसके साथ आप एक तस्वीर भेजते हैं, एक एनिमेशन होती है जिसमें एक आदमी विंडो पे अफसोस के साथ खड़ा हुआ बाहर बारिश को देख रहा है. इसके पीछे क्या लॉजिक है? आमिर स्वाति साहब मुझे ये बताइए. अदील भाई प्लीज विश माय सन मोहम्मद आरिफ खान अ वेरी हैप्पी बर्थडे, ही इज वेटिंग फॉर योर विश, ही इज गोइंग टू. आए हाय, अब तक तो आरिफ पहुंच गया होगा. सो भी आई एम सो सॉरी यार, मैंने मैसेज मिस कर दिया. अब तो पहुंच गया होगा, लेकिन अब क्या किया जाए इस चीज के हवाले से. नबील मिर्जा चुगताई साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप जिंदगी में कभी ना कभी वो दरवाजे भी बंद देखेंगे जो कभी सिर्फ आपके कदमों की आहट से खुल जाया करते थे. बिल्कुल यार, ये बात की है बिल्कुल. और इस पे बड़ी एक बात मेरे जहन में आ गई, लेकिन चले कभी बाद में करेंगे. प्लीज शेयर द लिंक, रेडियो गार्डन ऐप इज स्टक. क्या हो गया यार ये हमारे लिंकिंग. अच्छा, आसिफ मंसूर साहब कहते हैं कंप्लीटेड 23 years टुडे विद ENI इंटरनेशनल. कॉन्ग्रेचुलेशन सर, माशाल्लाह 23 साल से आप एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं. ये होती है जॉब सेटिस्फैक्शन, सरकारी मुलाजिम वाली जॉब सेटिस्फैक्शन. वेल डन सर. क्रिंज लिएज, अदील अंकल इज्मा here. Adil uncle Isma this side. Can you tell about the scene of Sindh रवादारी मार्च? अब सिंध रवादारी मार्च का सीन मैं क्या बताऊं. दायरे जो मीरपुर खास में एक डॉक्टर साहब को मार दिया था तौहीन मजहब के नाम पर, उनका केस आपको पता है फिर साइड पे लगाने की कोशिश की जा रही है. तो उसके हवाले से सिंध के जो अंदरून सिंध से ताल्लुक रखने वाले कुछ जो लिबरल ओपन माइंडेड सोच रखने वाले लोग हैं, वो एक प्रोटेस्ट करने का इरादा रखते थे प्रेस क्लब में, और आपने देखा कि उनके साथ फिर ये क्या हुआ है. तो देख लें जी. वाई तैयब ताहिर एंड इनामुल हक आर नॉट कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन, आप शायद कहना चाह रहे हैं. इमामुल हक की बात कर रहे हैं. इमामुल हक भी मुझे लग रहा है कि वो गलत बुक्स में आ गया है. वो द स्टेट हैज डिसाइडेड टू स्टे डेफ फॉर पीपल एंड इज यूजिंग पावर अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान. रूथलेस एटीट्यूड. डॉक्टर एजाज जीशान खान चाचड़ साहब ये बात बोलते हैं. कैपिटल में रहने की सजा, रस्ते बंद, नो एंटरटेनमेंट, और अब फिर नो रेडियो सर्विस. क्या हो गया यार? इंटरनेट तो चल रहा है ना वैसे यार, बट आई कैन अंडरस्टैंड यार, लिटरली आई कैन अंडरस्टैंड. आई थिंक इस्लामाबाद वालों के लिए दिस वुड बी क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग, 3 दिन घर में मुक़य्यद रहना. यूनिवर्सिटी रोड इज जैम पैक्ड. यूनिवर्सिटी रोड इज ऑलवेज जैम पैक्ड नाउ. टुडे इज ऑफ इन ट्विन सिटीज अगेन. ऑल द बिजनेसेस एंड ऑफिसेज आर क्लोज्ड. यार कितना अरबों का मुल्क का नुकसान हो रहा होगा, लेकिन इस पे तो खैर वो कोई बात नहीं करेगा. शिजा फराज हियर, मी एंड माय ब्रदर अहमद लिसन टू योर डेली व्हाइल गोइंग टू द ऑफिस. थैंक यू सो मच. साद हुसैन कहते हैं सलाम उस्ताद. उस्ताद वाकई बीन साइलेंट लिसनर गॉट मग्ड यस्टरडे. आए हाय, बहुत कोई सुकून से कराची रहने के लायक ही नहीं है, और लिंक्डइन पर एक आर्टिकल शेयर किया है. डू कमेंट ऑन दैट. यार मैं देख लेता हूँ, आपने मुझे टैग किया उसमें साथ, तो मुझे बता दीजिएगा. अदील भाई, वी शुड बॉयकॉट PSL 2025 एंड अनफॉलो दीज कागजी स्टार्स. वैसे आपको बताऊं बिलाल तारिक, आपके बॉयकॉट करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. PSL 2025 वैसे किसी को नहीं देखना है यार. कोई नहीं देखने वाला, अनलेस पाकिस्तान विन द चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि हो नहीं सकता. लेकिन PSL 2025, PSL is going to get seriously hurt, man. I'm not joking. Except for ringing cell phone in their bags. Moms can
find everything except for the ringing cell phones in their bag. Atiq Ahmed. Good one. Please wish my son Maz happy 14th birthday. Happy birthday Maz. हमारे लिसनर बासित यूनुस साहब के ये साहबजादे हैं जो कि रिसेंटली दियारे गैर को कूच कर गए हैं. ये हमारा ह्यूस्टन में प्रोग्राम सुन रहे हैं और अपने साहबजादे को हैप्पी बर्थडे कहना चाहते हैं. तो भाई हैप्पी बर्थडे मिस्टर माज. Wishing you a wonderful year ahead. Hope you guys settle down soon there. Really wonder what Saim Ayub has done to retain his place in the team. मुझे भी इस बात पे बड़ी हैरानी होती है. तहसीन अमजद कहते हैं इट्स अ वेरी सनी एंड अ बिट हेजी मॉर्निंग हेयर. ये गुजर खान के करीब इनका जो है वो गांव है. अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम हमजा सरोश who is on his way to school. Hello Hamza. And then what is the length of the track that you jog in the morning? यार द लेंथ ऑफ द ट्रैक इज अराउंड 300 मीटर्स. हमारा जो पार्क है छोटा सा पार्क है यार, वो क्यूट सा 300 मीटर जो है वो उसकी तकरीबन बनती है. 300 से कुछ जायद. तो हम 3 चक्कर लगाते हैं. 3 चक्कर से कुछ जायद पे जो है ना वो उसमें 1 किलोमीटर जो है वो बनता है. चलो भाई अभी आपको हम लिए चलते हैं. मैसेजेस मैं जितने शामिल कर सकता था मैंने अब कर लिए हैं. Alright, that was Zoe Basan with प्यार का जादू. बड़ा यार अपने जमाने का बड़ा हिट गाना हुआ करता है. इसकी वीडियो भी अगर आपको याद हो तो वो भी बड़ी ahead of the time. लाइक मेरे ख्याल से उस वक्त दौर के लिए बिल्कुल नई चीजें जो है वो हुआ करती थी. चलें जी, टाइम क्या हो गया है 8:39 और ठीक है जरा बात कर लेते हैं नोबेल इनाम के हवाले से. और नोबेल इनाम अब इकोनॉमिक्स का जो है उसका ऐलान कल किया गया है. और आई थिंक आप में से जिन लोगों को किताबें पढ़ने का शौक है, नहीं मेरा मतलब जो नॉन फिक्शन पढ़ने का जो है वो इनको शौक होता है और उसमें स्पेशली इकोनॉमिक्स के हवाले से उसमें एक बहुत मशहूर किताब अक्सर आपने नाम सुना होगा, व्हाई नेशंस फेल. और ये व्हाई नेशंस फेल वाली जो ऑथर्स हैं उनको इस बार का नोबेल पीस नोबेल इकोनॉमिक्स का जो है वो अवार्ड मिला है, जिसमें एक तुर्क निजाद अमरीकी प्रोफेसर हैं डेरन एचिमोगलू, इसके अलावा जेम्स ए रॉबिन्सन और साइमन जॉनसन. ये 3 लोग हैं जिनको मुश्तरका तौर से ये नोबेल का इनाम जो है वो मिला है. अच्छा, ये नोबेल इकोनॉमिक्स का ये काफी इंटरेस्टिंग इनकी रिसर्च है. एंड आई थॉट आई वाज रीडिंग अबाउट देम दिस मॉर्निंग और मुझे भी जानने का मौका मिला. द व्हाई नेशंस फेल एक्चुअली टेल्स यू अबाउट, ये बड़ी अच्छी किताब है. आई थिंक 2012 या 2013, ये कोई मोर देन 10 years ओल्ड ये किताब है डेफिनेटली. और इसमें इन्होंने जो बात की है वो यही बताई है, वो वजूहात जैसे नाम से लग रहा है ना, व्हाई नेशंस फेल. क्या वजूहात हैं कि कुछ ममालिक जो हैं वो तरक्की कर जाते हैं और कुछ ममालिक जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं. इन तीनों हजरात जो हैं इन्होंने जो ये किताब लिखी है अपनी, या जो इनका मकाला था या जो इनकी रिसर्च है, दैट इज एक्चुअली फोकस्ड ऑन दीज फैक्टर्स. नाउ ये एक जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स वाली बात होती है ये काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है ज़ाहिर है, लेकिन इन्होंने ज़ाहिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ये बात लोगों को बताने की कोशिश की है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या वजूहात हैं. ये तो मोटी मोटी बातें जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं. और जाहिर है जब आप अपने मुल्क के ऊपर ये चीजें रख कर देखते हैं तो फिर आपको अंदाजा ये होता है कि यार वाकई आई थिंक ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान वाज द केस स्टडी फॉर दीज थिंग्स. सो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये की है कि व्हाई सम नेशंस डेवलप एंड सम डू नॉट. उन्होंने बताया कि जो ममालिक तरक्की नहीं कर पाते उसकी वजह यह होती है कि मुल्क के जो 3-4 बड़े बड़े अहम इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उसको डेवलप नहीं कर पाते ठीक से. जाहिर है पुट दैट ऑन पाकिस्तान यू वुड रियलाइज कि शायद पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आप कह सकें कि शायद ऑर्गेनाइज्ड है, सही तरीके से शायद चल रहा है. वो ज़ाहिर हमारा और डिस्कशन इस पे हो सकता है, लेकिन दैट इज पाकिस्तान की फौज. बाकी अगर उसके अलावा आप देखें तो हम अपने इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं कर पाए. अब ये क्या जानबूझ के इंस्टीट्यूशंस को डेवलप नहीं किया गया या हमारी अपनी काहली थी, ये सिविलियंस की नाकामी थी, जो भी था ये एक अलग डिस्कशन है, लेकिन आई थिंक ये उनका पॉइंट जो है बड़ा वैलिड है. दूसरा उन्होंने जो एक और पॉइंट बताया वो इंक्लूसिविटी ऑफ डेवलपमेंट की उन्होंने बात की है कि मुल्क की जो माशी तरक्की होती है वो कितनी इंक्लूसिव है. हाँ, अच्छा, अब उस पे उन्होंने ये कहा है कि जी अक्सर ऐसा होता है कि जो ये ममालिक गरीब रह जाते हैं वहां पे एक मखसूस तबका होता है कि जो कि डेवलप कर रहा होता है और तरक्की कर रहा होता है, या मखसूस कम्युनिटीज हैं जो कि डेवलप कर रही होती हैं या तरक्की कर रही होती हैं, लेकिन जो बाकी मुल्क का बड़ा हिस्सा होता है वो इस रेस में जो है पीछे रह जाता है. और कहते हैं कि जी मुल्क की पॉलिसीज इस तरह फिर बनाई जाती हैं कि आपको ऐसा लगता है कि
इन्हीं लोगों को फायदा देने के लिए, जिसको मुल्क की इलीट कहा जाता है, इनको फायदा देने के लिए पॉलिसी बनाई गई है। यार ऐसा लग रहा है सीरियसली पाकिस्तान की बात की जा रही है, बिकॉज हमें ये बात पता है दैट पाकिस्तान में जो इलीट कैप्चर है वो एक बड़ा खौफनाक सिचुएशन जो है वो अख्तियार कर गया है। और जैसे कल आपने देखा कि लाहौर में ये जो स्कूल्स के बच्चों ने, यूनिवर्सिटी के तलबा ने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपको पता है वो वजह जिसकी वजह से मीडिया पे ये जिक्र नहीं किया गया, बिकॉज ऑफ द इलीट कैप्चर ऑफ कोर्स, बिकॉज एक बहुत बड़ा आदमी उसका मालिक है स्कूल का। इल्जाम सही था या गलत था, लेकिन मीडिया पे इसकी कवरेज ना होना और सोशल मीडिया पे इसका रिलाय करना जो है वो एक चीज आपको बात बताता है। सो बहरहाल ये इन्होंने बात की। एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर इनका था वो इनके जो रिसर्च का, दैट इज अबाउट द रोल ऑफ कॉलोनियलाइजेशन, नौ आबादियाती जो निजाम था उसकी वजह का एक उन्होंने फैक्टर जो है वो बताया था, और उसको भी उन्होंने एक्सप्लोर किया है कि किस तरह जो है वो ये नौ आबादियाती निजाम था वो आज भी दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से की तरक्की या डेवलपमेंट ना होने की बहुत बड़ी वजह है। इकोनॉमिक्स इज माई वेरी फेवरेट सब्जेक्ट एंड आई जब भी इकोनॉमिक्स का नोबेल का इकोनॉमिक्स का इनाम मिलता है, नोबेल इकोनॉमिक्स का अमन इनाम यार, तो मैं आई मेक श्योर दैट आई रीड अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्टर। ये वाली जो थी व्हाई नेशंस फेल, बाय द वे आप किसी भी सेकेंड हैंड बुक शॉप पे चले जाएं, अभी आखिरी बार मैंने सेकेंड हैंड बुक शॉप, ये जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो पायरेटेड बुक्स मिलती है ना, पायरेटेड, ओके, उन किताबों की आप अगर स्टॉल्स पे चले जाएं, मैंने अभी कहा था जना सुपर में F7 में वो जो उनकी वो गोल मार्केट है वहां पे, उधर काफी सारी किताबें मिल रही होती हैं, उधर आई सॉ दिस बुक, अभी मैंने देखी थी व्हाई नेशंस फेल, और अभी कराची में भी कहीं देखी मैंने। बहरहाल दिस बुक इज प्रीटी इजीली अवेलेबल एंड इफ यू गाइज हैव एन इंटरेस्ट इन studying about economics and political economy and all, so please read this book. And इसमें बड़ी अच्छी इन्होंने इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं, एग्जांपल्स दी हुई हैं, जो जिसके थ्रू आपको जो है वो इनको समझने का मौका मिलेगा। सब सहारन अफ्रीका स्पेशली उन्होंने बड़ा फोकस किया है उस पर, साउथ ईस्ट एशिया के साथ कंपेयर किया दैट व्हाई सम कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया मैनेज टू ग्रो। सो आई थिंक ये जो इंस्टीट्यूशन वाली बात है ना यार, मैं इस पे हमेशा बड़ा कायम रहता हूँ इस चीज पे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हैविंग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। सब इंस्टीट्यूशंस को पता हो कि मेरी लिमिट्स क्या हैं, मैं किन लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकता। ज़ाहिर है देयर आर सर्टेन डिविएशन, फॉर आर्गुमेंट से एक आप बात कर सकते हैं कि यार कुछ मुल्कों ने वाकई, और मुझे लग रहा है इस वक्त पाकिस्तान में भी जो माइंडसेट चल रहा है वो ये है कि सख्ती के थ्रू कहना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग मैन ऊपर बिठा के मुल्क तरक्की कर जाएगा। पाकिस्तान में ये तजुर्बात पहले भी किए गए, इतने कामयाब नहीं रहे, लेकिन कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया की एग्जांपल दी जाती है जहां पे उनके मिलिट्री डिक्टेटर थे जिनके अंडर मुल्क की तरक्की की बुनियाद रखी गई। सिंगापुर की मिसाल दी जाती है, ये कहने को तो बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, लेकिन जो उनकी तरक्की का दौर था उसमें मुल्क में वो डेमोक्रेसी में बड़ा नीचे लाया किया करता था। उनके जो ली क्वांग यू साहब जो हुआ करते थे, ली क्वांग यू, वो बड़े डिक्टेटोरियल माइंडसेट के आदमी हुआ करते थे। वहां एक ही पार्टी का ही जो है वो तकरीबन रूल चला करता था। अब ये हम जो है ना कॉन्टेक्स्ट वगैरह बगैर देखे जो है वो फिर अब पाकिस्तान में ये चीजें अप्लाई करने की इसको कोशिश की जा रही है। सो पता नहीं इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, लेकिन खैर। सो या डू रीड अबाउट दीज गाइस। आप सिर्फ गूगल पे जाइए और सर्च कर दीजिए नोबेल, NOBEL वाला नोबेल, ओके जी, इकोनॉमिक्स प्राइज 2024 एंड यू विल गेट द आंसर्स एंड दैट विल टेक यू टू प्लेसेस एंड प्लेसेस, और यहां से वहां लिंक करते करते आप वहां पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया भैया। अभी क्या सीन है, अभी हम जो है वो ले चलते हैं एक ब्रेक की जाने, छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया, कल सरप्राइजिंग सी खबर सुनने को मिली थी। भारत की मशहूर सहाफी, खातून सहाफी बरखा दत्त ने जो है वो ये ट्वीट किया कि जी मियाँ वो जाती उम्र गई, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया, मरियम नवाज भी वहां पर मौजूद थी एंड ऑल। हम तो समझते थे कि जी इंडियन सहाफियों के साथ राब्ते रखना जो है वो देशद्रोही लोग जो है वो करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मियाँ साहब पेट्रियाटिक आदमी है, आपको पता है, अपने हर अच्छे बुरे वक्त में वो पाकिस्तान में ही रहे हैं। सो उनको अगर बरखा दत्त से मुलाकात कर ली, जो कि बाय द वे जिनका झुकाव मोदी साहब की तरफ काफी ज्यादा है कंपेयर टू करण थापर, जो कि बहुत ही एंटी मोदी किस्म के जो है वो जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मियाँ साहब कर रहे हैं तो जाहिर है इसमें पेट्रियाटिज्म अच्छा लग रहा होगा। सो कोई बात नहीं। मियाँ साहब पाकिस्तानी जर्नलिस्टों से इतना मिलते नहीं है, मुझे नहीं पता बरखा ने उनसे क्या सवाल पूछा। आई डोंट थिंक दैट इंटरव्यू इज आउट नाउ। बरखा इज नाउ फ्रीलांस, उनका अपना एक प्लेटफॉर्म है। एक जमाने में NDTV से वो वाबस्ता थी, फिर एक दो और चैनल्स के साथ भी थी, बट नाउ
मोजो के नाम से, मोजो आई थिंक दैट्स द न्यूज आउटलेट दैट शी ओन्स एंड शी मैनेजेस और व्हाटएवर, उसके लिए उन्होंने जो है वो मियां साहब का इंटरव्यू किया, जिसमें मियां साहब ने जो है वो अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो मोदी साहब से मुलाकात करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, ये सारी बातें करना चाहेंगे। एक हमारे यहाँ पता नहीं प्राइम मिनिस्टर होता था, वो क्या बातें करता था, आर्टिकल 370 जब तक वापस रीइंस्टेट नहीं होगा हम भारत से बात नहीं करेंगे, कश्मीरियों का उनका स्पेशल स्टेटस देना पड़ेगा। लेकिन ये अच्छी बात है, मियां साहब इन बातों को बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। उनको ये देखें, ये रोड ब्लॉक्स क्यों, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में ये मसाइल नहीं आने चाहिए यार, कम ऑन मैन। सो या बरखा था, तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी कुछ चाह रहे हैं, उन्होंने सुना है कर बरखा को देख के उन्होंने भी भेजा, मियां साहब हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो पता नहीं उनका जवाब कोई आया या नहीं आया, लेकिन वल्लाह आलम। अच्छा जी, हसन का ये कहना है लुक्स लाइक रोड फ्रॉम बाराकहू टू बनीगाला टुवर्ड्स इस्लामाबाद आर क्लोज। ओहो भाई, वैसे सलाम है जो लोग निकल भी रहे हैं काम पे यार, इस्लामाबाद काफी सारा बंद है लेकिन फिर भी निकल रहे हैं काम पे। चलें जी, अब जरा बात कर देते हैं इंडिया और कनाडा के लफड़े के हवाले से। और पिछले साल अगर आपको याद हो तो इंडिया और कनाडा के दरमियान जो है वो काफी एक संगीन मामला जो है वो हुए थे, और सिचुएशन कुछ जो है ना वो इस तरह हुई थी कि कैनेडियन वजीर आज़म, सबसे पहले ये हुआ था कि जी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, G20 कॉन्फ्रेंस, याद है, वहां पे कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो वहां पे गए थे, और कहते ये हैं कि मेजबान होते हुए भी नरेंद्र मोदी ही शोड अ कोल्ड शोल्डर, जैसे कहना चाहिए ना कि ही गेव अ कोल्ड शोल्डर टू जस्टिन ट्रूडो। और कहते ये हैं कि वन ऑन वन मीटिंग्स में नरेंद्र मोदी ने काफी सख्त जबान इस्तेमाल की थी, नरेंद्र मोदी ने जस्टिन ट्रूडो के साथ, कि कनाडा में याद रहे जी कि भारतीय पंजाब के बाद अगर दुनिया में कहीं सिख लोगों की जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है तो वो कनाडा में रहती है, ठीक है जी। तो वो जो खालिस्तानी सेंटिमेंट है वो कनाडा में काफी ज्यादा है। खालिस्तान आप जानते हैं कि भारतीय पंजाब और हरियाणा के बाज इलाकों को मिला के वो एक आजाद अपना मुल्क जो है वो बनाना चाहते हैं। 80s में ये मूवमेंट काफी टॉप पे हुआ करती थी, इंडिया ने उसको जो है वो ताकत की बेस पे बिल्कुल कुचल के रख दिया, और ये मूवमेंट काफी हद तक अब भारत में तो इसके अब सेंटिमेंट्स हैं, आई मीन स्टिल दे आर देयर, लेकिन जो भारत से बाहर जो पंजाब के लोग रहते हैं, सिख लोग रहते हैं, उनमें अभी भी खालिस्तानी टेंडेंसीज हैं। सो वो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस मूवमेंट मूव टू यूके एंड कनाडा, जहां पे बड़ी तादाद में जो है वो पंजाब ताल्लुक रखने वाले जो सिख लोग हैं वो वहां पर रहते हैं। सो नाउ व्हाट हैपेंड, हुआ ये कि जस्टिन ट्रूडो के साथ जब ये मामला हो गया तो फिर उसके बाद जस्टिन ट्रूडो जो है वो वापस अपने मुल्क गए, और जाने के उन्होंने शालबन अगले दिन ही जाके पार्लियामेंट में खिताब किया, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान पे ये इल्जाम लगाया कि उनके पास अब ये क्रेडिबल एविडेंसेस आ चुकी हैं, जो कनाडा की माउंटेन रॉयल माउंटेन पुलिस है उनके पास ये क्रेडिबल एविडेंसेस हैं कि हिंदुस्तान की जो रियासत है, हिंदुस्तान की जो सरकार है, वो एक शख्स को मारने में मुलव्विस है जिसका नाम हरदीप सिंह निज्जर था। हरदीप सिंह निज्जर को जो है वो 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया के शहर वैनकूवर का एक सबर्बन एरिया, इसका नाम सरी है, वहां पे एक गुरुद्वारा के बाहर जो है वो गोलियां मार के उसको मार दिया गया था। और उनका कहना यह था कि उसको मारने में, सबको प्लान करने में भारतीय रियासत जो है वो इन्वॉल्व है, यानी भारतीय सिटीजन नहीं, उन्होंने भारतीय गवर्नमेंट पे जो है वो इल्जाम लगाया। इसके बाद से जो है वो मामला काफी एस्केलेट हुए बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, वीजा वगैरह, इंडिया ने वीजा देना बंद कर दिए कैनेडियंस को एंड ऑल, ये सारी बातें, लोगों को जो है वो एम्बेसी के स्टाफ को जो है वो काफी कम कर दिया दोनों मुल्कों ने। लेकिन अच्छा, फिर ऐसा लग रहा था कि मामला शायद थोड़ा सा ये एक लल पीरियड दाखिल हो गया। इस दौरान आप जानते हैं अमेरिका भी जो है वो इन्वॉल्व हुआ, और अमेरिका की जानिब से भी ये बताया गया कि एक और सिख लीडर पन्नू करके जो नाम था उसका, हरविंदर सिंह पन्नू समथिंग कुछ इस तरह करके नाम था, उसको मारने की कोशिश की गई थी इंडियन रियासत की जानिब से। वॉशिंगटन पोस्ट ने तो बाय द वे रॉ के उस एजेंट का भी नाम जो है वो लीक कर दिया था, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने पहले ही इंडियंस को वार्न कर दिया था, तो वो बंदा अंडरग्राउंड चला गया था, वो एजेंट जो कि इन्वॉल्व था उस अमेरिकन सिख को मारने के लिए। कनाडा वाला तो मर गया था, लेकिन ये अमेरिकन बच गया था, ये जो पुन्नू था ये बच गया था, और जो निज्जर था वो मर गया था। अच्छा, कहानी ये हुई है कि कल मामले में अचानक एस्केलेशन आई है ना, दोनों मुल्कों का ये दावा है कि हमने दूसरे मुल्क के एम्बेसडर को, जो उनका हाई कमिश्नर है, क्योंकि ये दोनों कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, तो आपको पता है कॉमनवेल्थ ममालिक में एम्बेसडर की जगह जो है वो हाई कमिश्नर का वर्ड इस्तेमाल होता है। सो दोनों का ये दावा है कि हमने एक दूसरे के हाई कमिश्नर को पहले निकाल दिया। अच्छा, हुआ ये कि कनाडा की पुलिस जो है वो अब
प्रोसिक्यूट करना चाहती है, वो मुकदमा चलाना चाहती है। 6 बंदों के नाम उन्होंने बताए हैं कि यार ये 6 बंदे हैं, इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, जिनसे वो तफ्तीश करना चाहती है इस केस को अपने फाइनलाइज करने के लिए। तो आप जानते हैं कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं इनको एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है एज पर द वियना कन्वेंशन। ये एक अग्रीमेंट इन सब मुल्कों के दरमियान साइन हुआ था। किसी डिप्लोमेट को ऐसे ही जाके आप जो है ना वो गिरफ्तार करके नहीं उठा सकते, या कुछ इस तरह किसी मुल्क के सफारत खाना जो होता है वो उस मुल्क का उसमें इस तरह कोई दाखिल नहीं हो सकता। सो कनाडा ने जो है वो इंडिया से रिक्वेस्ट की कि आपके ये 6 बंदे हैं जो कि भारतीय हाई कमीशन में काम करते हैं, आप इनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म करें बिकॉज हमें इनके से तफ्तीश करनी है। भारत ने जो है ये करने से इनकार कर दिया, तो जिस पे कनाडा ने उन 6 बंदों को पर्सोना नॉन ग्राटा जो है यानी नापसंदीदा शख्सियात करार देके उनको 4 दिन का वक्त दिया है कि हमारे मुल्क से फूट लें आप। वैसे इंडियन बहुत है वहां पे, कोई 4 के जाने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जाहिर है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अच्छा, उन लोगों में जो जाहिर है जो इनके हाई कमिश्नर हैं भारत के वो भी शामिल थे। अच्छा, अब टिट फॉर टैट में जो है वो इंडिया ने अब ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो है वो गालिबन इंडिया ने जो है वो पहले कनाडा के जो एक्टिंग हाई कमिश्नर थे उनको उन्होंने बाहर किया, और उसके जवाब में फिर कनाडा ने जो है वो भारतीय हाई कमिश्नर को भी बाहर किया। तो कुछ स्टोरी इस तरह बनी कि पहले कनाडा ने इंडिया को बोला कि इनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म करें बिकॉज हमें इन 6 बंदों के साथ तफ्तीश करनी है जो आपकी यहाँ पे एम्बेसी में काम कर रहे हैं, हाई कमीशन में काम कर रहे हैं। उस पे इंडिया को अंदाजा हो गया कि यार देखो हम तो खत्म नहीं करेंगे, इनको हमने हैंड ओवर कर दिया तो हमारा तो भांडा फूट जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं जी हम ये खत्म नहीं करेंगे, और साथ ही उन्होंने जो कैनेडियन हाई कमिश्नर था उसको अपने मुल्क से निकालने का कह दिया कि आप जाइए। जवाब में कनाडा ने भी उनके साथ यही किया है। अब जाहिर है ये एक नई एस्केलेशन इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो हुई है। अब ये मामला कहां जाकर रुकेंगे वी डोंट नो। इस पे ये भी बात हुई है, कल जो कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या कनाडा पे कोई पाबंदियां, कनाडा इंडिया पे कोई पाबंदियां भी लगा सकता है। तो इस पे जो मेलानी जोली जो कि इनकी फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा एवरीथिंग इज ऑन द टेबल। अब ये पाबंदियां लगाने का मतलब क्या ये है कि भारतीय सिटीजन्स के भारत आने पे भी पाबंदी, कनाडा आने पर भारतीय सिटीजन्स के कनाडा आने पे भी पाबंदी लग सकती है? बिकॉज ये बात याद रहे जैट कि कनाडा में जो इमिग्रेशन हुई है इंडियंस हैव बीन द बिगेस्ट, कहना चाहिए कि सबसे ज्यादा एडवांटेज उठाने वाले लोग जो हैं वहां पे भारतीय लोग ही हैं। और आई थिंक वो जो लोग वहां पे पिछले 20-30 साल से रह रहे हैं वो आपको ये बात बताएंगे कि तबाह कर दिया इन्होंने, यानी इन्होंने ऐसी की तैसी कर दी है। इतनी बड़ी तादाद में इंडियंस वहां पे आ गए हैं और बहुत ही मुफलिसी और गरीबी में वो जिंदगियां गुजार रहे हैं। एक एक कमरे 2-2 कमरे वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के नाम पे इंडियंस आ गए। तो क्या इंडियंस को ये वीजा वगैरह देना बंद कर देंगे, जिसको आई एम प्रीटी श्योर दिस वुड बी अ वेरी पॉपुलर डिसीजन इन कनाडा। अच्छा, इंडिया का कहना यही है कि जस्टिन ट्रूडो जो भी कर रहे हैं वो अपनी सियासी मजबूरियों की वजह से कर रहे हैं, बिकॉज उनकी सियासत जो है वो इस वक्त, और ये फैक्ट है दैट जस्टिन ट्रूडो इज नॉट पॉपुलर नाउ, और वो अगले इलेक्शन जो भी होंगे उनकी जो ये लिबरल पार्टी है वो शिकस्त खा जाएगी और कंजर्वेटिव जो है वो दोबारा इख्तियार में आ सकते हैं। लेकिन अब देखते ही हैं कि इसमें आज क्या डेवलपमेंट होती है। इसमें ज़ाहिर है जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो यही आता है कि अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा। देखिए, अमेरिका बड़ा करीबी कनाडा का जो है वो दोस्त मुल्क है, खासतौर से इस वक्त जो कनाडा में अमेरिका में जो गवर्नमेंट है वो लिबरल्स की गवर्नमेंट है, लिबरल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लिबरल पार्टी है, और कनाडा भी उनके कहना चाहिए कि हलीफ हैं, नजरियाती हलीफ हैं उनके। सो अब इनके क्या अमेरिका भी कुछ चीजें टाइटन कर सकता है। मैंने पिछले साल भी ये बात बोली थी दैट इंडिया इज ट्राइंग टू पंच अबव इट्स वेट। नरेंद्र मोदी की जो बहुत ही एक माचो किस्म की डिप्लोमेसी का जो या उनकी जो अपने स्ट्रेटेजिक प्लान है, स्पेशली लेड बाय दिस गाय नेम अजीत डोवाल, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मुल्कों में जाके बड़े बंदे मारे हैं। पाकिस्तान में भी आपको पता है कि जी बीच बीच में खबरें आती रहती हैं कि कुछ बैंड तंजीमों के सरबराह या सरबराह नहीं, कुछ उनके कारिंदे या ऐसे लोग जो कि कश्मीर में जो पार्टीज एक्टिव थी वहां पे जो कहना चाहिए कि मुसल्लह जिद्दोजहद में जो कि वहां पे काम किया करते थे कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में,
उनको भी टारगेट किया गया है। एक सुनने में ये भी आता है खालिस्तानी लीडर को भी यहाँ पे टारगेट किया गया। अब उसकी क्या रियलिटी है, हकीकत है, वो तो फिर आप, आई थिंक एवरीथिंग इज देयर इन द मीडिया नाउ, यू कैन गो एंड फाइंड दैट आउट। हाउएवर हैविंग सेड दैट, ये अब इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक्सकेलेशन हो गई है। लेट्स सी ये मामलात कहाँ जाके बैठते हैं। बहरहाल जी वक्त आ गया, फिलहाल आप लोगों से इजाजत ली जाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जस्ट अ रिमाइंडर टू यू गाइज, पाकिस्तान विल बी टेकिंग ऑन इंग्लैंड इन द नेक्स्ट टेस्ट मैच, जो कि अब से 1 घंटे बाद शुरू होगा। आधे घंटे बाद जो है वो उसमें टॉस होगा। स्पिनिंग ट्रैक है, अजीबो गरीब टीम सिलेक्शन है पाकिस्तान की। 3 फ्रंट लाइन स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान 1 मीडियम पेसर के साथ जो है वो उतर रहा है। वेरी वेरी अनलाइक आर क्रिकेट, लेकिन बहरहाल एक अजीबो गरीब सा दौर है, ना सिर्फ मुल्क बल्कि क्रिकेट के लिए भी। सो देखते हैं कि क्या रहता है सिलसिला। लेट्स विश आवर टीम ऑल द वेरी बेस्ट। और मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो होगी कल सुबह एक बार फिर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। This is Mira FM 107.4.